बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इश्तियाक अहमद। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हमने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया है जिसमें हम दुनिया की 50 बेहतरीन मोटिवेशन से रिलेटेड जो बुक्स हैं उसकी उर्दू ज़बान में समरी जो है वो पब्लिश करने का इरादा बनाया है। तो इस सिलसिले में हम 2 किताबों की ऑलरेडी जो समरी है वो हम कर चुके हैं। उसमें से जो सबसे पहली बुक थी वो जीन केस की थी जिसका नाम था बी फियरलेस, और उसके बाद जो दूसरी बुक जिसकी हमने समरी जो है वो पब्लिश की अपने यूट्यूब चैनल से इश्तियाक अहमद के नाम से, उसका नाम था जी अपना स्क्रू इट लेट्स डू इट। ये रिचर्ड ब्रेंसन की बुक थी। और उसके बाद दोस्तों अब हम तीसरी बुक की जो समरी है वो अब आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बुक है इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, और ये रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन बुक है और इसमें एक लाइफ चेंजिंग थ्योरी है जिसको अगर आप शुरू से लेके आखिर तक कंप्लीट आप सुन लें तो यकीनन इससे जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। खुसूसन जो ग्रेजुएट्स हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब है या प्राइवेट सेक्टर में उनकी जॉब है, तो अगर वो इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और इस पर इसकी जो मेन इसमें जो फिलासफी है, जो इसमें लॉजिक है, अगर आप उसके ऊपर फिर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी वाक़या होगी। हम ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ अंदाज में मेहनत करते हैं, तो हम में से जो अक्सरियत हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स करते हैं और वहाँ पे हम अपनी दिन रात मेहनत करने के बाद जो हमें सैलरी मिलती है तो उसमें ज़्यादातर जो है वो यूटिलिटी के बिल्स और उसमें मकान का रेंट और या फिर उसमें जो है वो जो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो कट जाते हैं। तो उसके बाद हमारे हिस्से में बहुत कम आता है या बिल्कुल नहीं आता। तो दोस्तों इसी सिलसिले में जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसका जो राइटर है, उसका जो मुसन्नफ़ है रॉबर्ट कियोसाकी, उसने ये सारी फिलासफी बड़े अच्छे अंदाज में बयान की है। तो ये मेरे ख्याल में एक लाइफ चेंजिंग थ्योरी है। दोस्तों वो कहते हैं कि हम या हमारे मुलाजम जितना भी जो काम करते हैं बेसिकली वो काम करने के बाद उससे जो बेसिक फ़ायदा होता है वो मालकान को हो जाता है या फिर गवर्नमेंट को होता है, वो टैक्सेस की सूरत में या फिर वो यूटिलिटीज़ के बिल्स की सूरत में या फिर हम जो घर का रेंट वगैरह देते हैं उस सूरत में। तो दोस्तों वो इस चीज़ को एक चूहों की दौड़ के मुतरादिफ बयान करते हैं कि हम ये जो इस दौड़ में लगे रहते हैं कि सुबह उठ के अपने ऑफिस में जाना है और फिर बाद में सारा दिन वहाँ पे टेंशन लेके अपने काम करने हैं और फिर शाम को वापस आना है। तो ये सारी रूटीन को उन्होंने चूहों की दौड़ के मुतरादिफ जो है वो तशबीह दी है। तो दोस्तों इसमें वो कहते हैं कि जो अफसोस की बात है वो ये है कि हम में से जो अक्सरियत है वो ये काम नहीं करना चाहती, लेकिन वो फिर भी मजबूर हो के ये काम करते हैं और फिर काम करने के बाद फिर जब उनको कुछ पैसे मिलते हैं तो उससे उनको फ़ायदा नहीं होता, उनके मालकान को फ़ायदा होता है। तो कहते हैं वो इस चूहों की दौड़ से बाहर नहीं निकल सकते। उसकी क्या वजह है? वो कहते हैं रवायती तरीके से जो हमारे वालिदैन हैं और हमारे साथी वो यही हमें प्रेशराइज करते हैं हमारे बच्चों को या हमको जब हम स्कूल में पढ़ते थे कि बेटा दिल लगाकर मेहनत करो, ठीक है जी, आपने A+ ग्रेड लेना है। A+ ग्रेड लेने के बाद फिर जब हम कॉलेज में जाते हैं फिर वहाँ भी हमें कहते हैं कि आपका जो CGPA है वो भी शानदार होना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम कॉलेज से फारग होते हैं तो फिर हमारी सोसाइटी की तरफ से, हमारे पेरेंट्स की तरफ से और हमारे जो अजीज़ों कारब है उनकी तरफ से फिर हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि बेटा आप वाइट कॉलर जॉब ढूंढो। तो आजकल तो वैसे भी जॉब का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर फ़र्ज़ किया हमें जॉब मिल जाती है तो रॉबर्ट कहते हैं कि फिर हमारी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो रुक जाती है जी। तो वो कहते हैं अगर एक दफ़ा आप इन चूहों की दौड़ में शामिल हो जाएं तो फिर आपका बॉस अमीर होगा, आप नहीं। तो दोस्तों इसकी कई एक वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इस चूहों की दौड़ में फंसे रहते हैं। तो उसमें एक चीज़ सोसाइटल डिसअप्रूवल भी है कि लोग क्या कहेंगे। इस खौफ की वजह से भी हम में से जो अक्सरियत हैं वो इन चूहों की दौड़ में फंसे रहते हैं। तो इस किताब के दूसरे हिस्से में वो कहते हैं कि खौफ और लालच ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जो मिल के एक फंदा बना देती हैं और फिर ये चूहों की दौड़ वाले इस फंदे से सारी उम्र नहीं निकल पाते। तो खौफ किस किस्म का होता है वो देखते हैं। वो सबसे पहले कहते हैं कि खौफ जो है वो यूटिलिटी बिल्स का खौफ है, रेंट का खौफ है और जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उनका खौफ है। दूसरे नंबर पे कहीं मैं नौकरी से ना निकाल दिया जाऊँ, ये खौफ होता है। तीसरे नंबर पे मेरे पास रकम नहीं है, ये खौफ होगा। चौथे नंबर से मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और खुदा न खास्ता मुझे नौकरी से निकाल दिया गया या मैं छोड़ देता हूँ, दोबारा मुझे नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जो 5वें नंबर पे चीज़ आती है वो ये है कि हमारे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, मैं उनकी तवक्कुआत पे अगर पूरा ना उतरा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये था खौफ का पहलू। और
दूसरा पहलू कौन सा है? लालच का। लालच का पहलू ये है कि वो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमें जो 30 दिन काम करने के बाद जो सैलरी मिलती है उससे हम जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं या फिर थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं, तो अगर ये हमसे जॉब छूट गई तो फिर वो लॉस हो जाएगा हमारा, वो जो पैसे हमें मिलते हैं फिर वो नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा फिर वो इस चीज़ की वजह से जो है वो इस फंदे में जो है वो जकड़े रहते हैं। तो जल्दी उठना, काम की तरफ भाग कर जाना, सारा दिन दबाव में रहना और सारे वो काम करना जिससे आप शदीद नफरत करते हैं, तो ये सारा कुछ इनकी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है, ये एक ना रुकने वाला साइकिल बन जाता है और वो अपनी ज़िंदगी का हर सेकंड, हर महीना, हर साल, बल्कि पूरी ज़िंदगी वो इस अनहैप्पी स्ट्रगल में जो है वो बिजी रहते हैं और वो चाहते हुए भी इस स्ट्रगल से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। अगर उनसे बात की जाए कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा बुरा मनाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो लालच होता है ये जज्बात को काबू कर लेता है। और जो फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में या फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में जो उन्होंने नसीहतें ली होती हैं अपने साथी से, अपने पेरेंट्स से या और दाएं बाएं अपने जीज़ो कारब से, फिर वो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं करती, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ सवार होती है कि अगर हम इस सर्कल से बाहर निकले तो हम मारे जाएंगे या हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हम कामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्तों बेसिकली इससे निकलने के लिए जो है वो सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या है? फाइनेंशियल नॉलेज। अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज अच्छे तरीके से हासिल कर लेते हैं तो फिर आप इन चूहों की दौड़ से बाहर निकल सकते हैं, वरना आप सारी ज़िंदगी इसमें जकड़े रहेंगे और ये आपका ना ख़त्म होने वाला सफ़र होगा। तो बेसिकली ये जो लोग जो इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं वो फिर कभी भी ज़िंदगी में बिजनेस की तरफ नहीं आते। उसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर उनके पास जब कुछ पैसे सेविंग वो कर भी लेते हैं तो वो सेविंग को अपनी लाइबिलिटीज़ में यूज़ करेंगे, एसेट्स में कभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में एक महफूज तरीका यही है कि अपने जो भी आपके पास जो बचता है, जो सेविंग्स है, उससे अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर कर लें। अगर गाड़ी पुरानी है तो नई ले लें, अगर वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो लहदा घर ले लेंगे, अगर फिर भी उन्होंने अपना ज़्यादा मेहनत करके कुछ थोड़े और पैसे कमा लिए हैं तो वो अब घर छोटा है तो घर बड़ा ले लेंगे। अगर आप उनका घर छोटा है तो फिर वो घर बड़ा ले लेंगे, लेकिन वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसमें इन्वेस्ट करने को उसको गैर महफूज तरीका समझते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल नॉलेज ही जो है वो इस चीज़ के उनको इस चूहों की दौड़ से बाहर निकाल सकता है। जिधर व्यूअर्स तीसरे हिस्से में वो कहते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड निज़ाम तलीम है वो फाइनेंशियल निज़ाम तलीम से मुताबिकत नहीं रखता। तो उसकी वजह ये होती है कि जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है या कॉलेजेस में जो हमें पढ़ाया जाता है तो वो अमली ज़िंदगी में, कारोबार की ज़िंदगी में वो हमारे काम नहीं आता। बेसिकली कारोबार की ज़िंदगी में हमें क्या चाहिए कि हमारे पास नॉलेज हो कि हमने इन्वेस्ट कैसे करना है, हमने फिनांस कैसे करना है, हमने जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे देखना है, हमने अकाउंटेबिलिटी कैसे देखनी है और फिर हमने जो है वो रिस्क को कैसे टैकल करना है, या हमने जो डेप्ट वगैरह है उनको कैसे देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारा जो स्टैंडर्ड निज़ाम तलीम है उसमें ये चीज़ें नहीं होती, ये बल्कि आपको खुद से सीखनी होती हैं। तो इसका जो बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो यही है कि जब आप अपनी जो रवायती तलीम है उससे जब फारुग हो जाएँ तो ये खुद से आप ये एजुकेशन हासिल करें। और जो फाइनेंशियल एजुकेशन है इसके लिए कोई ना ही कोई एज लिमिट है और ना इसके लिए कोई दूसरा वो इंस्टीट्यूशन वगैरह की जो पाबंदी है। इसमें यह है कि आप अपनी खुद से भी अपनी मर्जी से बुक्स पढ़ सकते हैं, आप ऑडियो या वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं, कुछ सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो होगी और आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा और आप फिर जो है वो बिजनेस की तरफ जो आपका यकीन है वो पुख्ता होता चला जाएगा। तो अगर इसमें ये भी वो कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब कि आपको चाहिए कि अपने दिमाग के ऊपर खर्च करें। अगर आपके पास सीखने के लिए कोई टाइम नहीं है या आप किसी जगह पे जाके किसी सेमिनार में या बुक्स वगैरह नहीं पढ़ सकते तो आपको चाहिए किसी ऐसे बंदे को तलाश करें, कोई एक मेंटर ढूंढ लें जिसके पास वो सब कुछ हो जो आप हासिल करना चाहते हो। तो उसको आप उसकी फ़ीस दे के उसकी खिदमत ले सकते हैं और वो आपको फिर सिखाएगा कि ये सब कुछ कैसे करना है। चौथे पार्ट में जो है वो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं तो आपको चाहिए आप रिस्क लें। जो लोग रिस्क लेते हैं उनके अंदर एक पुरस्कार किस्म की ताकत आ जाती है, फिर वो रिस्क को टैकल करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों जो रिस्क लेता है वो ही आगे बढ़ता है और जो नौकरी पेशा आदमी है वो अपने आखिरी सांस तक अपनी नौकरियों के साथ चिमटे रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अगर हम रिस्क लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो मुसन्नफ़ कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब लोग हैं, तो उनमें से अक्सर मुझे मिले हैं जो कहते हैं हमें कभी नुकसान नहीं हुआ।
क्योंकि अभी कभी उन्होंने कुछ करने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए उनको नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं जो मैं मालदार लोगों से जब मिला हूँ, जब मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, तो वो कहते हैं हमने ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा जो है वो नुकसान उठाया है, लेकिन जब हम नाकाम होते हैं तो ये जो नाकामियाँ होती हैं ये हमारा इरादा मजबूत करती हैं और हम अपने बिजनेस में फिर बहुत आगे निकल जाते हैं। तो लिहाजा ज़िंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको रिस्क लेने पड़ेंगे और रिस्क को टैकल करना सीखना पड़ेगा। इसी से आपकी आगे जाने की जो रफ्तार है वो तेज़ हो सकती है। दौलतमंद होने का जो रास्ता है वो लंबा होता है और ठंडा होता है, तो इसमें अक्सर जो लोग हैं उनका जोशो खरोश ख़त्म हो जाता है और फिर वो दोबारा ज़ीरो पे आ जाते हैं या माइनस में चले जाते हैं। तो दोस्तों वो कहते हैं कि भाई अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इसके लिए मुसलसल मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। और मुसलसल मोटिवेट कैसे रहा जा सकता है? वो सिर्फ इसलिए कि आप देखें आप ज़िंदगी में क्या पसंद नहीं करते और क्या पसंद करते हैं। जो आप पसंद नहीं करते उनसे अगर आपने जान छुड़ाना चाहते हैं तो उसको बार बार अपने दिमाग में सोचें कि मैंने इन चीज़ों से निजात हासिल करनी है। तो उसके लिए फिर आपको उठना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा और फिर आपको अपनी मंजिल की तरफ सफ़र करना होगा। तो अगर वो जो चीज़ें ज़िंदगी में आपको पसंद हैं उनको भी अपने माइंड में रखें कि ये चीज़ें मैंने हासिल करनी है। तो इससे फिर क्या होगा, आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो इम्प्रूव रहेगा और आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो आगे जाने का जो सफ़र है वो बड़े अच्छे अंदाज से करते रहेंगे। तो दूसरा इसके लिए वो कहते हैं कि आपको चाहिए कि आप रीडिंग करें। जो कामयाब लोग हैं दुनिया में जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है या जिन्होंने अपनी कामयाबी की मंजिलें जो हैं वो बड़े आसान तरीके से तय की हैं, आपको चाहिए आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें। जैसे बिल गेट्स हो गया या जो जिसने फेसबुक को ईजाद की वो ज़ार्को हो गया। तो इस तरह से जो मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने अपना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है, तो हमें चाहिए कि हम उनकी जो है वो लाइफ का जो पैटर्न है उसको देखें कि उन्होंने ज़िंदगी किस तरह गुजारी, उनकी हैबिट्स क्या हैं और जो दूसरा कौन सी ऐसी चीज़ें उनमें थी या किस तरह उन्होंने मुश्किलात का सामना किया। ये सारी चीज़ें देख के फिर हम जो है वो मोटिवेट रहेंगे और हमारी जो नज़र है वो अपने मकसद की तरफ होगी, अपने गोल पर होगी और फिर हम आसानी से अपने मंजिल की तरफ पहुंच सकेंगे। इसके बाद उन्होंने बात की है कि हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क को देखना चाहिए, इनका फ़र्क हमें महसूस करना चाहिए कि एसेट्स क्या हैं और लाइबिलिटीज़ क्या हैं। लाइबिलिटीज़ बेसिकली आपके अखराजात हैं, वो आपके पैसे खर्च करती हैं, लेकिन उसके बरक्स जो एसेट्स हैं वो क्या हैं, वो आपका सरमाया है, वो चुपके से आपके लिए काम करते रहते हैं। अगर आपने कुछ एसेट्स लिए हैं अपने उसमें इन्वेस्ट किया है तो वो आपके लिए अर्निंग का बास बनते हैं, लेकिन जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आपके लिए एक्सपेंस का बास बनती हैं। तो एसेट्स में जो सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या है, ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से ही जो है आप वो मालियाती आज़ादी हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने बात की कि जो प्रोफेशन और बिजनेस, कि प्रोफेशन और बिजनेस दो अलग चीज़ें हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, फ़र्ज़ किया आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं या आप कोई और टेक्निकल काम कर रहे हैं, तो प्रोफेशन से बेसिकली आप दौलत बहुत ज़्यादा इकट्ठी नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो अखराजात हैं आप उनके ऊपर खर्च कर सकते हैं या थोड़े बहुत पैसे उसमें से बच सकते हैं। तो अगर आप उनमें से थोड़े बहुत जो पैसे हैं उसको बचा के उसको आप एसेट्स की शक्ल में जो है वो बाउंड कर लें तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो इसलिए हमेशा आप जो है वो दौलतमंद उसी वक्त होंगे जब आप अपनी जो सेविंग है उसको आगे इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने इस किताब से सीखा कि हमारे लिए जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हम मालियाती आज़ादी हासिल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर स्टडी करें और इसके लिए इस बुक्स पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें, तो जहाँ से भी ये हमें इल्म मिलता है हम इसको सीखें और इसको हम ज़िंदगी किसी भी हिस्से में इसको हासिल कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि ये हमने कॉलेज के दौर में सीखना है, कॉलेज के बाद भी सीख सकते हैं और जॉब के साथ साथ भी इसको सीख सकते हैं। यहाँ पर ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप जॉब छोड़ दें और ये फाइनेंशियल नॉलेज लेना शुरू कर दें, ये हरगिज़ नहीं है। जॉब के साथ साथ आप जो है इसको सीखें और उसके साथ फिर आप ये होगा कि जो सीखेंगे उसका आप एक्सपीरियंस अपनी जॉब में कर सकते हैं, ये बल्कि बहुत अच्छा तरीका है। तो उसके बाद फिर हमें इसमें देखा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इनमें जो डिफरेंस है उसको समझना चाहिए। हमें अपनी लाइबिलिटीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, अपने एसेट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे एसेट्स हैं वो हमारे लिए पैसा बनाने का बास बनते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मेरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।